हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे फेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम इसके यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव्स स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा क्या है। हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे कि चीज़ों को बेसिक लेवल से स्टडी करें। व्हाट इज़ डेटा। फिर हम स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे कि क्या है स्टैटिस्टिक्स। फिर बायोस्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमें भावना होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम डेटा, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं डेटा की। बायोस्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसके बेसिक लेवल पर उसके यूनिट, उसकी सबसे शुरुआती चीज़ के बारे में समझना ज़रूरी है, और वो है डेटा। डेटा क्या है? अब सिंपली अगर हम डेटा की डेफिनेशन देखें तो वो बताती है कि डेटा कलेक्शन है फैक्ट्स की, मेजरमेंट्स की, ऑब्जर्वेशंस जो हम पेशेंट से, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिसर्च से हासिल करते हैं। अभी थोड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है जो शायद आपको ना समझ आ रही हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। आप इमेजिन करें कि आप एक सीआईडी के डिटेक्टिव हैं, एक पुलिस डिटेक्टिव हैं, और आप एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप सीन पर पहुंचते हैं जहां पर मर्डर हुआ था। आप एक डिटेक्टिव हैं, याद रखें। तो जब आप मर्डर की साइट पर पहुंचेंगे, मर्डर की जगह पर, कत्ल की जगह पर, तो आप वहां जाकर सबूतों को, एविडेंसेस को तलाश करेंगे। आपको नज़र आएगा कि कुछ जगहों पर आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, आपको कोई टूटी हुई खिड़की नज़र आएगी, या आपको हो सकता है कोई मशकूक नोट मिले जिसके ऊपर कुछ लिखा हो। तो आपको इस तरह के जो भी शवाहिद मिलेंगे, जो भी एविडेंसेस मिलेंगे, इसे हम डेटा कहते हैं। डेटा हो सकता है फैक्ट्स हो, जैसे आपको कोई नोट मिलता है, सुसाइड नोट मिलता है आपको, उसमें कुछ लिखा हुआ है जो आपकी हेल्प कर सकता है उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो वो सुसाइड नोट आपके लिए एक डेटा है। आपके लिए वो फिंगरप्रिंट्स भी डेटा की ही एक शक्ल है, वो टूटी हुई खिड़की। तो ये डेटा की एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर्स आ सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे फैक्ट्स हों, मेजरमेंट्स हों, ऑब्जर्वेशंस हों। अब क्योंकि हम मेडिकल और नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मर्डर मिस्ट्रीज़ या डिटेक्टिव के उन एविडेंसेस को नहीं पढ़ेंगे। हम मेडिकल से रिलेटेड डेटा को डिस्कस करेंगे। वो डेटा जो हम पेशेंट्स से हासिल करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स से या रिसर्चेज से हासिल करते हैं। इस डेटा को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इससे हमें डिसीजन मेकिंग में, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में और हेल्थ केयर एनालिसिस में मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ अभी ये थोड़ी टेक्निकल सी टर्म्स लग रही हैं आपको, आगे चलकर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये ईजी हो जाएंगी। अब हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल है पेशेंट वाइटल साइंस डेटा। अब हॉस्पिटल में या वार्ड में, क्लिनिक में, किसी भी ऐसी हेल्थ केयर सेटिंग में आपके पास एक पेशेंट होता है जिसके हम वाइटल साइंस करते हैं, मेजर करते हैं उनको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल को पढ़ते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक 45 साल का एक आदमी हाइपरटेंशन की शिकायत के साथ एडमिट होता है। तो एक नर्स क्या करती है, उसके वाइटल्स को रिकॉर्ड करती है। उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है जो 150/95 मिलीमीटर HG आता है। उसका हार्ट रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर किया जाता है। तो हमारे पास कुछ डेटा सामने आता है, जैसे उसका ब्लड प्रेशर 150/95 है, उसका हार्ट रेट 88 बीट्स पर मिनट है, उसका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 96% है। तो ये सब जो अभी हमने डेटा निकाला है, जो वाइटल्स निकाले हैं, ये डेटा है। ये नंबर्स की शक्ल में एक डेटा है जो हमने पेशेंट के वाइटल साइंस के ज़रिए हासिल किया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें तो डिजीज़ ट्रैकिंग डेटा।
अब फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में 85 केसेस रिपोर्ट होते हैं जनवरी के महीने में सीजनल फ्लू के, मतलब नज़ला ज़ुकाम के 85 केसेस जो हैं रिपोर्ट होते हैं। उनमें से 50 मेल्स हैं, 35 फीमेल्स हैं, और ज़्यादातर ये केसेस 20 से 35 ईयर्स के गैप के बीच में मौजूद हैं। तो ये जितने भी अब आपको नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं कि कितने केसेस हैं, उनमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, और किस एज ग्रुप में वो ज़्यादा हैं, ये सब डेटा की एक एग्जांपल है। ये सब डेटा है, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये मेजरमेंट्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। इस सब चीज़ों को ही हम डेटा कहते हैं। डेटा सिंपली इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो नंबर्स की शक्ल में हो सकता है या क्वालिटीज़ की शक्ल में हो सकता है। तीसरी एग्जांपल अगर हम समझें तो हमारे पास है मेडिकेशन इफेक्टिवनेस डेटा, मतलब हमारी जो मेडिकेशन है, हमारी जो दवाई है वो कितनी इफेक्टिव है, इस पर हम एक डेटा को देखते हैं। तो एक क्लिनिकल स्टडी की जाती है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स पर। पोस्ट सर्जिकल मतलब वो पेशेंट्स जो अभी अभी सर्जरी जिनकी हुई है, वो सर्जरी से अभी अभी बाहर आए हैं ऑपरेशन थिएटर से। तो हम उनको 6 घंटे के बाद उन पेशेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स को जिनकी सर्जरी हुई है उन्हें हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हम क्या करते हैं कि ग्रुप ए के पेशेंट्स को आइबुप्रोफिन नाम की मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। आइबुप्रोफिन जो हम पाकिस्तानी हाउस होल्ड में घरों में नज़र आती है, जिसे ब्रोफिन भी कहते हैं, ये मेडिकेशन दी जाती है ग्रुप ए पेशेंट्स को। और ग्रुप बी को दी जाती है पैरासीटामोल, जिसे हम पैनाडोल भी अक्सर अमूमन कहते हैं। तो इन दोनों का डेटा कुछ बताता है। जैसे ग्रुप ए जिन्हें हमने इबुप्रोफिन दिया, तो जब उनसे पेन स्केल पर मालूम किया गया उन पेशेंट से कि वो पेन कितना उन्हें अब फील हो रहा है, तो उन्होंने पेन स्केल पर 10 की रेटिंग में 4 पेन अपना बताया। जबकि जिन्हें हमने पैरासीटामोल दिया था उन्होंने अपने पेन स्केल में 10 की रेटिंग में 6 रेटिंग दी उन्होंने। तो ये सब भी एक डेटा की ही एक शक्ल है, जिसमें हमें ग्रुप ए डेटा बता रहा है कि वो इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है पेन को कम करने में, जबकि ग्रुप बी का डेटा हमें ये बता रहा है कि इसके एडमिनिस्टर किए करने वाले जो पेशेंट्स थे उनमें पेन की जो परसेप्शन है वो थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब पैरासीटामोल जिन पेशेंट्स को एडमिनिस्टर की गई उन्हें पेन थोड़ा ज़्यादा फील हुआ, उनको उतना इफ़ेक्टिव पेन रिलीफ नहीं मिला। तो ये डेटा की एग्जांपल्स हैं और डेटा का यूज़ है। जैसे हम कैसे इसे हमने 3 चीज़ों में, 3 एग्जांपल्स में डेटा को देखा, कैसे डेटा यूज़ किया जाता है, कैसे डेटा हमें हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। तो ये सिंपली डेटा है। डेटा क्या है? अगर हम ओवरव्यू लें तो डेटा सिंपली फैक्ट्स हैं। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर्स, क्वांटिटीज़, क्वालिटीज़, उसे हम डेटा कहते हैं। ये नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, ये क्वालिटीज़ की शक्ल में हो सकता है। जैसे सर दर्द बहुत शदीद है, मीडियम है या हल्का सा है, तो ये भी डेटा की ही एक किस्म है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा की। डेटा की कुछ यहाँ पर हमने टाइप्स को लिखा है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम अनप्रोसेस्ड डेटा भी कहते हैं। ऐसा डेटा जिसे हमने प्रोसेस नहीं किया, जिसके साथ हमने अभी कोई काम नहीं किया, जिसे जैसे हमने सोर्सेज से लिया उसे वैसे का वैसा लिख दिया, उसके साथ हमने कोई उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना उसको मॉडिफाई किया, जैसे हमें वो मिला सोर्स से हमने उसे वैसे का वैसा लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक नर्स जो है वो ब्लड प्रेशर उसने 10 पेशेंट्स का रिकॉर्ड किया, तो उसके पास कुछ डेटा सामने आया 120/80, 140/90। तो ये 10 पेशेंट्स का जो डेटा उसने निकाला, इसके साथ उसने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, उसने जैसा रिकॉर्ड किया वैसा उसने लिख दिया। इसके साथ इसको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसको कोई मॉडिफाई नहीं किया। तो ये सिंपली है रॉ डेटा, जैसे हमें सोर्स से मिला वैसे हमने इसको लिख दिया। हो सकता है इसके अंदर कोई गड़बड़ हो, इसके अंदर कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, एरर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उन चीज़ों को नहीं छेड़ रहे, इसे हम रॉ डेटा कहते हैं। अगर हम इस रॉ डेटा को स्टडी करें, थोड़ा हम इसको देखें और हमें अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक्स मिलती हैं उसे हम रिमूव करें। अगर किसी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है इस डेटा में, तो हम इसको अगर ठीक करते हैं, चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो एरर्स हैं उनको रिमूव करते हैं, तो हम इस डेटा को असल में ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए हम इस डेटा को अब हम इसको ट्रीटेड डेटा कहेंगे, क्योंकि हमने अब इसको ट्रीट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लें ये जो हमने 10 पेशेंट्स का डेटा निकाला था, इसमें एक पेशेंट का डेटा जो था वो गलत था, वो जो निकाला हमने वो मिस्टेकनली रिकॉर्डेड, वो गलत था, वो ठीक से नहीं मेजर किया गया, तो हम उसको लिस्ट से रिमूव कर देंगे।
उसके बाद जो हम डेटा हमारे पास होगा उसे हम ट्रीटेड डेटा कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास कुक्ड डेटा, जिसे हम मैनिपुलेटेड या मिस रिप्रेजेंटेड डेटा भी कहते हैं। मैनिपुलेटेड का मतलब है ऐसा डेटा जिसे हमने अपने फ़ायदे के लिए उसको मोड़ लिया, उसको मोड़ तोड़ के उसको बदल दिया, डिसऑनेस्टली अल्टर्ड, मतलब जो वो सही में था उसको हमने बदल दिया। फॉर एग्जांपल आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो अपनी दवाई को ज़्यादा बेचने के लिए अपनी दवाई के जो नेगेटिव डेटा है कि हमारी दवाई जो है वो कुछ पेशेंट्स में इतनी इतनी इफेक्टिव नहीं रही, तो वो उस डेटा को क्या करते हैं, वो उस डेटा को गायब कर देते हैं। वो डेटा जो उनकी नेगेटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है वो उसको छुपा लेते हैं और सिर्फ पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको वो शो करते हैं, ताकि वो अपनी मेडिसिन को अच्छे से बेच सकें और उनकी जो मेडिसिन है वो 100% इफेक्टिव मालूम हो। तो इस डेटा को हम कुक्ड डेटा कहते हैं, मैनिपुलेटेड या मिस रिप्रेजेंटेड डेटा, जिसे उन्होंने मोड़ तोड़कर मिस रिप्रेजेंट कर लिया अपने फ़ायदे के लिए। अब चलते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा जो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे हम ऐसा डेटा जिसे हम ग्रुप करें कैटेगरीज में या रेंजेस में। डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ऐसा डेटा जो कैटेगरीज में या इंटरवल्स में डिवाइड किया जाए उसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट्स का कुछ ब्लड प्रेशर रीडिंग्स मालूम करते हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के ग्रुप में। तो अब हम कुछ जो रीडिंग्स इस रेंज के बीच में है, 90 से 120 और 60 से 80 की जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है, जिन पेशेंट्स की रीडिंग्स इसके अंदर आई है तो हम उसको इसमें ऑर्गेनाइज कर देते हैं। प्री हाइपरटेंशन हमने एक रेंज बना दी है, और अब मान लें यहाँ पर हमने जो 10 पेशेंट्स के निकाले थे, है यहाँ पर हम ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर 30, 40 और 25 नज़र आ रहा है। तो मान लें अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो भी जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे उसे हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देंगे, इसे ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव या नॉन न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है, ऐसा डेटा जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे। क्वालिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें नंबर्स नहीं हो, नॉन न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर्स की बजाय हम क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल पेशेंट सिम्टम्स जैसे फीवर, हेडेक, नोजिया, ये क्वालिटेटिव डेटा की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई नंबर नहीं डिस्कस किया, इसमें सिंपली क्वालिटीज़ हैं डेटा की। इस ऐसे डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। और एग्जांपल देखें तो हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ, तो ये भी क्वालिटेटिव डेटा है। ऐसा डेटा जो क्वालिटीज़ को जाहिर कर रहा है, जो खासियत को, जो किसी चीज़ की खासियत को या कैटेगरी को जाहिर कर रहा है, इसके अंदर कोई नंबर्स नहीं है। सेम इसके उल्ट है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें हम क्वालिटीज़ के बजाय क्वांटिटीज़ मतलब नंबर्स पर, मकदारों पर हम डिस्क्राइब करते हैं उसको। ऐसे डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा या मेजरेबल डेटा भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे हार्ट रेट है 75 बीट्स पर मिनट। अब यहाँ पर जो 75 है ये एक डेटा है जो नंबर्स की शक्ल में है। पेशेंट का वेट जो 65 kgs है, या नंबर ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स 120, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल्स की शक्ल में है, नंबर्स की शक्ल में है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ये एक जनरल सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स एक जनरल सब्जेक्ट है जो किसी भी फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, हम स्टैटिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसको टेबल्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको ठीक तरीके से समझ सकें, कुछ चीज़ें हमें ईजी हो जाए। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे समझते हैं कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है। उसके बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें हम डेटा के साथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन करते हैं।
इन सब का फ़ायदा क्या है? इन सब से हमें पैटर्न्स मालूम होते हैं कि डाटा के क्या पैटर्न्स हैं। इसको हम आगे चलकर मज़ीद डिस्कस करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है। स्टैटिस्टिक्स हमें डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान ले आपने 100 लोगों से डेटा कलेक्ट किया कि उनको किस तरह का फ्रूट, कौन सा फ्रूट उनका फेवरेट है। आपको क्या मालूम होता है कि आपने जब 100 लोगों से पूछा कि उनका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो उनमें से 60 लोग जो हैं, 60 लोग वो आपको बताते हैं कि उन्हें आम ज़्यादा पसंद है। 20 आपको बताते हैं कि उन्हें बनाना, उन्हें केला पसंद है, जबकि बाकी 20 बताते हैं कि उन्हें ग्रेप्स उनके फेवरेट हैं। तो यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है फ्रूट्स के बारे में, फेवरेट फ्रूट्स के बारे में। अब आप जब इस डेटा को समझेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो मैंगोज़ हैं, जो आम हैं, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। तो इस तरह से जब आप इस डेटा को समझते हैं, आप इसको, इससे ट्रेंड मालूम करते हैं, इसी चीज़ को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपने डेटा कलेक्ट किया कि उन 100 लोगों को कौन सा फ्रूट पसंद है, आपने उस डेटा को समझा और आपने उस डेटा को इंटरप्रेट किया, उसको समझा और एक रिजल्ट आपने निकाला। इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स को किसी भी फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, जैसे बिजनेस, इकोनॉमिक्स या हेल्थ केयर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल सेल्स ट्रेंड्स इन बिजनेस, पेशेंट रिकवरी ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर। अब मान लें एक कंपनी है, उसने अपने स्टैटिस्टिक्स निकाले कि उनकी प्रोडक्ट जो है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं कि उनकी कोई ख़ास प्रोडक्ट जो है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बिकती है। मान लें एक कंपनी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब उसने अपने स्टैटिस्टिक्स निकाले, अपना डेटा निकाला, तो उसे मालूम हुआ कि उनकी प्रोडक्ट है एक, मान लें वो कंपनी सनस्क्रीन्स बनाती है, सन ब्लॉक्स। तो डेटा क्या बताता है कि उनकी सन ब्लॉक्स की जो सेल है वो गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में बढ़ जाती है। उनकी सेल्स, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। हर साल ये डेटा उनको यही दिखा रहा है कि गर्मियों में उनकी इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो उन्हें ये चीज़, एक ट्रेंड नज़र आ रहा है उनकी इस प्रोडक्ट के बारे में जो गर्मियों में ज़्यादा बिकती है। तो वो क्या करेंगे, इस ट्रेंड से वो अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ कर देंगे, उस चीज़ को ज़्यादा बेचेंगे। तो इस तरह से डेटा से वो अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को फ़ायदा देते हैं। हेल्थ केयर में भी हम इसी तरह स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजंस लेना। जब आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आती है कि कौन सी चॉइस बेहतर है, चॉइस ए या चॉइस बी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल लें हम, विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट। अब आपने अक्सर फेसबुक पर एड्स देखे होंगे। अक्सर ब्रांड्स जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिर से कोई स्किन केयर का कोई हम ब्रांड ले लेते हैं जो आपको एड्स दिखाता है फेसबुक पर। अब वो क्या करेगा, वो 2 तरह के एड्स चलाएगा जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगी। तो उन्हें क्या नज़र आएगा कि उनकी जो प्रोडक्ट नंबर ए है उसके एड्स इतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। लोग उनकी एड्स को देख तो रहे हैं लेकिन उनकी चीज़ों को, उस प्रोडक्ट को वो बाय नहीं कर रहे, ख़रीद नहीं रहे। जबकि एक दूसरी प्रोडक्ट का जो ऐड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो उनको सेल्स दे रहा है, उस ऐड से उनको सेल्स मिल रही हैं। तो वो क्या करेंगे, जो ऐड उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो उसको लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे, और जो स्ट्रेटजी या जो ऐड नहीं काम कर रही थी वो उसको क्विट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ऐसे उन्हें डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है। इसको हम हेल्थ केयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने देखना हो कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है, प्लान ए या प्लान बी। हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो स्टैट्स निकाले हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि अगर हमने पहले वो ट्रीटमेंट 100 लोगों पर किया है तो उनका क्या रिज़ल्ट था। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक दवाई है, वो पास्ट में पहले वो 100 मरीज़ों पर हमने जब अप्लाई की तो उसने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, जबकि एक दूसरी दवाई है उसने 100 लोगों पर अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो हम फ्यूचर में भी उस ड्रग को ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। इस तरह हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स लेने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर पैटर्न्स में, वेदर फोरकास्ट, अक्सर आपको टीवी वगैरह पर या मोबाइल में जो वेदर एप्लीकेशंस हैं वो इसी तरह काम करते हैं। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। वो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, तो उन्हें
फ्यूचर के बारे में एक प्रिडिक्शन मालूम होती है कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सब स्टैटिस्टिक्स से ही मालूम होता है। उसके बाद है रिसर्च एंड इनोवेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी जो है स्किन केयर की, अगर उसे लगता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है जैसे सन ब्लॉक्स वो गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा बिकती है, तो वो क्या करेंगे, वो इनोवेशन लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें इनोवेट करेंगे जो गर्मियों के सीज़न में बिक सकें। जैसे हम चलो मान लें हम आम वाली एग्जांपल पर वापस चलते हैं। हमने आमों की बात की थी कि 100 लोगों से हमने उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछा। तो हमें क्या होगा कि एक कंपनी जब ये डेटा देखेगी कि लोग जो हैं वो मैंगोज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मैंगो जैम्स बनाने लगेंगे, मैंगो की कुछ भी नई नई रेसिपीज़ बनाने लगेंगे, ताकि लोग जो हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मैंगोज़ को पसंद करते हैं, तो इससे इनोवेशन आएगी। वो इनोवेट करेंगे नई नई चीज़ों को, नई नई वेराइटीज़ को, नए नए प्रोडक्ट्स को लोगों के लिए। अब अगर हम हेल्थ केयर की फील्ड में इसको अप्लाई करें तो आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लें अब आप कॉलेज की टीचिंग में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, टेस्टिंग अ न्यू मेथड, टीचिंग मेथड। एक टीचर है, उसके पास दो टीचिंग मेथड्स हैं। एक है वो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करती है, और दूसरा है वो सिंपली बुक से सिर्फ बोल कर पढ़ा देती है। अब वो क्या करेगी, वो देखेगी कि जो मल्टीमीडिया का यूज़ था उससे स्टूडेंट्स की अच्छी लर्निंग हुई है, स्टूडेंट्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है जब उस टीचर ने मल्टीमीडिया का यूज़ किया है टीचिंग के लिए, बजाय उसके कि जब उसने सिंपली बुक से पढ़ाया तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो वो क्या करेगी, उस मल्टीमीडिया के टीचिंग मेथड को ज़्यादा अप्लाई करेगी अपनी टीचिंग में। इस तरह हमें स्टैटिस्टिक्स किसी भी फील्ड में हेल्प करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, चीज़ों को इम्प्रूव करने में। ये तो था जनरल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट। अब बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की। बायोस्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स जो जनरल स्टैटिस्टिक्स थी उसकी एक आगे सब ब्रांच है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस या इंजीनियरिंग। इस तरह हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हेल्थ केयर की फील्ड में भी करते हैं। जब हम इसका यूज़ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हेल्थ केयर, मेडिकल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोलॉजी की फील्ड में करते हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स को बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब बायोस्टैटिस्टिक्स नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है? बायोस्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इम्प्रूव्स पेशेंट केयर। ये पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर एक नर्स जो है वो जब डेटा को देखेगी, जब स्टैटिस्टिक्स को देखेगी, तो उसे मालूम होगा कि कुछ खास तरह की जो ड्रग्स हैं वो माजी में, पास्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है। उनका डेटा ये दिखा रहा है कि जब उस ड्रग को यूज़ किया गया, उस मेडिसिन को यूज़ किया गया, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो अच्छे से ट्रीट हुए। तो वो नर्स क्या करेगी, उस ड्रग को, उस मेडिकेशन को वो ज़्यादा यूज़ करेगी, बजाय एक ऐसे ड्रग के, बजाय एक ऐसे ट्रीटमेंट प्लान के जिसने माजी में, पास्ट में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए। इस तरह से पेशेंट केयर को भी इम्प्रूव किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। मेडिकल रिसर्च में, जैसा मैंने बताया कि ड्रग ट्रायल्स में जो ड्रग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम सक्सेसफुल क्लेम करते हैं और उसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके पेशेंट्स पर ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि ड्रग ट्रायल्स में वो अच्छा परफॉर्म किया था। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जब हम डेटा देखेंगे, जब हम स्टैट्स देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ खास ड्रग्स जो हैं, कुछ खास ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे हम पेशेंट केयर को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है एनहेंसेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब अगर एक हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल क्या करता है, वो डेटा निकालता है, स्टैटिस्टिक्स निकालता है अपनी मैनेजमेंट का, तो उसे क्या मालूम होता है कि आईसीयू में क्या होता है कि उसके पेशेंट्स का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। एक हॉस्पिटल है, उसने स्टैटिस्टिक्स निकाले, तो उस हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स उसे ये बताते हैं कि आईसीयू में पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, उस डेटा के ज़रिए उसको अपने हॉस्पिटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, आईसीयू में ज़्यादा स्टाफ्स को अपॉइंट करेगा। रिसोर्स एलोकेशन, वो आईसीयू में रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट करेंगे क्योंकि वहाँ पर पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। इस तरह से बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्थ केयर और नर्सिंग की फील्ड में हेल्प करती है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स में फ़र्क क्या है। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक जो है ये एक जनरल कंसेप्ट है, जबकि बायोस्टैटिस्टिक उसके आगे एक सब ब्रांच है।
स्टैटिस्टिक्स का जो ज़्यादातर डीलिंग है वो जनरल कंसेप्ट से होती है, जनरल डेटा से होती है, जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जैसे बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर। इस तरह से इसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, जो किसी भी तरह के डेटा से डील करती है। बायो स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ केयर, मेडिसिनल या बायोलॉजिकल साइंसेज के डेटा से डील करती है। स्टैटिस्टिक्स में हम जिस डेटा से डील करते हैं वो सेल्स फिगर हो सकती हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस या पॉपुलेशन ट्रेंड्स। मतलब ये सिंपली उस डेटा से डील करती है जो जो बायोलॉजी या हेल्थ रिलेटेड डेटा से अलग है। जैसे कि सेल्स फिगर है, कंपनी की सेल्स कैसी रही एक साल में, तो उसका बायो स्टैटिस्टिक्स से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसे स्टैटिस्टिक डील करती है किसी भी कंपनी के सेल्स फिगर्स के साथ, कस्टमर प्रेफरेंसेस के साथ। थर्ड पॉइंट है पर्पस एंड इम्पैक्ट। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन जनरल डिसीजन मेकिंग। अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि स्टैटिस्टिक जो है ये एक जनरल कंसेप्ट है, ये सब कुछ जनरल चीज़ों के साथ ये डील करती है। जबकि बायो स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली मेडिकल साइंसेज या हेल्थ रिलेटेड साइंसेज, हेल्थ रिलेटेड जो फील्ड है उससे इसकी डीलिंग ज़्यादा है। अब बात करते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स काम कैसे करती है नर्सिंग में और हेल्थ केयर की फील्ड में। सबसे पहले तो बायो स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नर्सेज और रिसर्चर्स जो हैं वो पेशेंट से, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से या क्लिनिकल ट्रायल्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट से, 100 पेशेंट से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड किया गया, तो ये डेटा कलेक्शन है। इसमें हमने डेटा जो ब्लड प्रेशर है उसको कलेक्ट किया 100 पेशेंट से। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया तो अब हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे हम टेबल्स, चार्ट्स या ग्राफ्स की शक्ल में उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको मीन, मीडियन, मॉड से ऑर्गेनाइज करके, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग हाउ मेनी पेशेंट्स हैव हाई, नॉर्मल और लो ब्लड प्रेशर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टेबल्स में हम 3 कॉलम्स का एक टेबल बना देंगे, जिसमें फर्स्ट होगा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मीडियम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम टेबल्स जो हैं बनाकर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर है एनालाइजिंग डेटा। हम डेटा को एनालाइज करते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए या टूल्स के ज़रिए, जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ताकि हम उसको ठीक तरीके से एनालाइज करके उसे हम इंटरप्रेट कर सकें, उसे समझ सकें, ताकि आगे चलकर हम डिसीजन मेकिंग को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब बात करते हैं कि नर्सेज को बायोस्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। जैसे कि हमारे पास अगर 2 चीज़ों की चॉइस है, एक नर्स जो है उसे समझ नहीं आ रही कि वो ट्रीटमेंट प्लान ए को यूज़ करे या ट्रीटमेंट प्लान बी को यूज़ करे, इम्प्लीमेंट करे, तो इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इससे पेशेंट केयर इम्प्रूव होती है और हमें हेल्थ ट्रेंड्स भी देखने और समझने को मिलते हैं। हाउ बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन नर्सिंग पेशेंट केयर। बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प्स ट्रैक पेशेंट हेल्थ ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट प्लान्स। हम इसके बारे में पहले ही काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि पेशेंट के हेल्थ ट्रेंड्स हमें जानने को मिलते हैं, हम उससे समझते हैं और ट्रीटमेंट प्लान को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स मॉनिटर्स ब्लड शुगर लेवल्स इन डायबिटिक पेशेंट्स एंड नोटिसेस दैट मोस्ट हैव हाई लेवल्स इन द मॉर्निंग। एक नर्स पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल्स मेजर करती है, मॉनिटर करती है, तो क्या पता चलता है कि उन पेशेंट्स का जो ब्लड शुगर लेवल है वो सुबह के वक्त में काफ़ी ज़्यादा रहता है। उनका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो सुबह के टाइम में काफ़ी इंक्रीज्ड रहता है। तो वो क्या करेगी, इस डेटा को, इस स्टैट्स को यूज़ करके वो उनकी मेडिकेशन की टाइमिंग को एडजस्ट करेगी, उनकी डाइट प्लान्स को एडजस्ट करेगी, ताकि जो उनकी ये सुबह के वक्त जो ब्लड शुगर में जो इंक्रीज़ है इसको कम किया जा सके, इसको बैलेंस किया जा सके। रिसर्च में हेल्प करती है बायोस्टैटिस्टिक्स। कैसे ये नर्सिस को अलाउ करती है डेटा को एनालाइज करने में और न्यू ट्रीटमेंट प्लान्स अप्लाई करने में। जैसा मैंने बताया कि अगर एक नर्स को डेटा ये दिखाता है कि ड्रग ए जो है वो पेन रिलीफ में फास्टर एक्ट करता है, मतलब उसके पास 2 ड्रग्स हैं, एक है ड्रग ए, एक है ड्रग बी, दोनों ही पेन किलर्स हैं,
अब एक नर्स को डिसीजन लेना है कि वो कौन से पेन किलर को इम्प्लीमेंट करे, एडमिनिस्टर करे, यूज़ करे पेशेंट्स पर। तो वो क्या करेगी, बायोस्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेगी, डेटा खोलेगी, स्टैट्स देखेगी। तो उसे क्या नज़र आएगा कि जो ड्रग ए है, मान लें पैरासीटामोल है, कोई ऐसी दवाई है ड्रग ए, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उससे पेशेंट्स में पेन रिलीफ जल्दी देखने को मिलता है, उनसे उनका दर्द जल्दी ख़त्म हो जाता है बजाय ड्रग बी के। तो वो ड्रग ए को यूज़ करेगी। इस तरह डिसीजन लेने में उसको हेल्प होगी। इस तरह से वो रिसर्च करके नर्सिंग को पेशेंट के लिए, इस तरह से हम रिसर्च करते हैं चीज़ों की। जो चीज़ बेटर परफॉर्म करती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम चीज़ डिसीजन मेकिंग से है। अगर आईसीयू में पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, एक टाइम पीरियड में जब वो स्टैट्स को देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि आईसीयू में जो बेड्स हैं वो हर वक्त फुल रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, मोर बेड्स, वो आईसीयू में ज़्यादा बेड्स को और ज़्यादा स्टाफ को ऐड कर देंगे ताकि पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि ऑप्टिमम लेवल पर हॉस्पिटल परफॉर्म कर सके, ताकि पेशेंट्स के लिए कोई मसला ना रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग: डिजीज़ ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, हॉस्पिटल डेटा एनालिसिस। डिजीज़ ट्रैकिंग, नर्सेज जो हैं वो ट्रैक करते हैं इन्फेक्शन रेट्स में किसी भी हॉस्पिटल में, ताकि डिजीज़ आउटब्रेक्स को प्रिवेंट किया जा सके। मान लें नर्स जो है वो क्या करता है, वो डेटा को स्टडी करता है, तो उसे क्या पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से उसके हॉस्पिटल में फ्लू और कोल्ड रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, मतलब नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट्स जो हैं, उनका फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस डेटा से उसे ये मालूम होगा कि हो सकता है कि सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में फ्लू की कोई वबा फूट पड़ी है, कोई सीजनल फ्लू, मतलब एक आउटब्रेक, जिसे हम आउटब्रेक कहते हैं, कोई वबा फूट पड़ी है उस कम्युनिटी में। तो इस डेटा से हमें इसको रोकने के लिए हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है जो एक चीज़ दिखा रहा है। तो हम उस आउटब्रेक को, उस वबा को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें डेटा ही नहीं होगा तो हमें मालूम ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। इस तरह डिजीज़ ट्रैकिंग में हेल्प करता है बायोस्टैटिस्टिक्स। ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, इस बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि जब हमारे पास 2 या 3 तरह के ट्रीटमेंट प्लान्स हों तो कौन सा जो ट्रीटमेंट प्लान इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। द ट्रीटमेंट विच वर्क्स बेस्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड मोर। फिर है हॉस्पिटल डेटा एनालिसिस। एक हॉस्पिटल जो है वो देखता है कि जिन पेशेंट्स को वो डिस्चार्ज कर देता है वो फिर से रीएडमिट हो रहे हैं उस हॉस्पिटल में, तो वो कोशिश करेगा देखने की कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए थे वो फिर से रीएडमिट हो रहे हैं। तो उसे हो सकता है डेटा से उसे देखने को मिलेगा कि हो सकता है पेशेंट्स को ठीक से ट्रीट ही नहीं किया गया था, या डिस्चार्ज प्लानिंग जो थी वो ठीक नहीं थी। वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट्स जो है उन्हें कम किया जा सके। अब बायोस्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा के एक ग्रुप के साथ डील करता है, ना कि पेशेंट जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल पेशेंट डिफरेंसेस को वो नहीं डील कर सकता। मतलब बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो जो ट्रेंड दिखाती है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, मतलब 100 लोगों का, 1000 लोगों का, या एक ही पेशेंट के मुख्तलिफ डेटा का। वो स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी तरह ये कॉज एंड इफेक्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी अच्छे से प्रूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक डेटा है वो दिखाता है कि कुछ लोग जो पानी पीते हैं वो हेल्दी रहते हैं। अब देखने में तो यूँ मालूम हो रहा है कि पानी पीना और हेल्दी रहना, ये दोनों, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो बायोस्टैटिस्टिक्स मिस कर रहा है, जो उस डेटा में मौजूद नहीं है। जैसे कि हो सकता है कोई और वजह हो उनके हेल्दी रहने की, हो सकता है पानी पीना जो है वो कोई एक वजह नहीं है, हो सकता है वो एक्सरसाइज करते हो सकता है उनकी डाइट अच्छी हो जिसकी वजह से वो हेल्दी हों। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को प्रूव नहीं कर पाता। थर्ड है डेटा क्वालिटी डिपेंडेंसी। अगर तो डेटा क्वालिटी का डेटा होगा, अगर डेटा ठीक होगा, उसके अंदर कोई फ्लॉज नहीं होंगे, उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे, तो बायोस्टैटिस्टिक्स भी ठीक से परफॉर्म करेगा। अगर तो डेटा में फ्लॉज होंगे, उसमें एरर्स होंगे, तो बायोस्टैटिस्टिक्स उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस डेटा को। ये इसकी एक लिमिटेशन है।
फोर्थ पॉइंट है क्वांटिटेटिव फोकस। बायोस्टैटिस्टिक्स अक्सर क्वांटिटीज़ पर फोकस करती है, नंबर्स पर। ये ह्यूमन नेचर को इग्नोर कर देती है। जैसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स में ये तो पढ़ते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा फोकस इस चीज़ को हम इग्नोर ही कर देते हैं कि क्या वो ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट के लिए प्लेजेंट है या नहीं। क्या उस ट्रीटमेंट प्लान से पेशेंट ठीक तो हो रहा है, लेकिन क्या वो पेशेंट को काबिल कबूल है, क्या उस पेशेंट को अच्छा लग रहा है, क्या वो पेशेंट जो है वो राज़ी है उस ट्रीटमेंट प्लान को यूज़ करने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास क्वालिटी, मतलब ऐसी चीज़ें जो नंबर्स के बगैर हैं, उन पर ये फोकस ज़्यादा इसका नहीं है। इसका ज़्यादातर फोकस क्वांटिटेटिव चीज़ों से है, नंबर्स से है बायोस्टैटिस्टिक्स का। ये ह्यूमन नेचर से, इमोशंस से, फीलिंग्स से, ये उससे ज़्यादा डील नहीं करती। उसके अलावा प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को, ये सर्टेनिटी के साथ, ये कोई ठप्पा नहीं है या कोई पत्थर पर लकीर नहीं है कि अगर आप बायोस्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो आप इस बात का पुख्ता यकीन से नहीं कह सकते कि आप जिस चॉइस को ले रहे हैं वो 100% अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये एक अंदाज़ा लगाते हैं, इसमें हमारे पास एक प्रिडिक्शन होती है जिसमें हम एक गेस लगाते हैं कि ये चीज़ बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन लाजमी नहीं कि ये 100% ही बेहतर परफॉर्म करेगी। इसके अलावा एथिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स को भी अक्सर बायोस्टैटिस्टिक्स इग्नोर कर देती है। बायोस्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना और प्रेजेंट करना सीखते हैं, ताकि उससे हम पैटर्न्स समझ सकें और डेटा को समझ सकें असल में। अभी तक हमने ज़्यादातर जो डेटा को समझा है वो काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स ही थी। कैसे हम डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको हम चार्ट्स में प्रेजेंट करते हैं, फिर मेजर, ये मीन मीडियन मोड की टेक्निक्स लगाकर हम डेटा को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स हैं, जिससे पेशेंट डेटा को समराइज़ करने में मदद मिलती है, यूज़ करते हैं हम इसको, ट्रेंड्स मालूम होते हैं डिजीज़ के। ये सब डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स है। इसको हम डिटेल में इस सब्जेक्ट में आगे चलकर पढ़ेंगे। इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स कुछ थोड़ा सा अलग है। इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन से, मतलब मान लें आपने एक बड़ी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस बड़ी पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे 100 लोगों का या 10 लोगों का या 1000 लोगों का, और आप उन 1000, उन 100 या उन 10 लोगों से उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप बिरयानी की देग में से 2 चम्मच खाकर उसके जायके को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पूरी देग का क्या जायका होगा। सेम इसी तरह इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। अब अगर हम इसको मेडिकल या हेल्थ केयर की फील्ड में लें तो आप यूँ कह सकते हैं कि अक्सर ड्रग ट्रायल्स जो होते हैं, जैसे जब कोविड-19 की वैक्सीन्स बनी थी या कोई भी जब नई वैक्सीन या नए ड्रग्स जब बनते हैं तो उनका ड्रग ट्रायल होता है। उनको जानवरों पर या कुछ ख़ास लोगों पर पहले टेस्ट किया जाता है। अब अगर उन 100, उन 20, उन 10 लोगों पर वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तब उनको उन ड्रग्स को पास किया जाता है पूरी पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में यूज़ करने के लिए। ये सिंपली इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स है। इसे भी हम आगे चलकर डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इसकी कुछ की टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग मेथड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और वगैरह वगैरह, जिसे हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है नर्सेज को डेटा को समझने में, ट्रीटमेंट प्लान्स को, ट्रीटमेंट को, केयर को इम्प्रूव करने में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इससे पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बायोस्टैटिस्टिक्स के हवाले से। पॉपुलेशन, जैसा मैंने अभी आपको इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, पॉपुलेशन जो होती है ये इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मान लें आपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कोई नई दवाई जो है वो, कोई नई वैक्सीन जो है कोविड-19 की, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देनी है। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, इसको हम इस बायोस्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी में पॉपुलेशन कहेंगे। ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है, जैसे आप किसी एक हॉस्पिटल के सब डायबिटिक पेशेंट्स को भी पॉपुलेशन कह सकते हैं। अब उस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को निकालते हैं और उन पर हम स्टडी करते हैं। इस छोटे से ग्रुप को जिस पर हम स्टडी करते हैं, इसे सैंपल कहते हैं। मान लें आप 25 करोड़ आबादी में से 10,000 लोगों को निकाल लेते हैं और वो वैक्सीन जो हमने बनानी है, जो लोगों को देनी है, वो पहले हम उन 10,000 लोगों पर टेस्ट करते हैं। अगर वो उन 10,000 लोगों पर ठीक से काम कर जाती है तो अब हम उसको पूरी पॉपुलेशन में देंगे
वरना नहीं देंगे। तो वो जो छोटा सा हमने सैंपल निकाला है इसे ही हम सैंपल कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है? अ मेजरेबल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ होल पॉपुलेशन। अब मान लें आपने पूरी पॉपुलेशन की ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करना है, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन के बारे में, उसके ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये एक मेजरेबल वैल्यू है, इसे हम मेजर करेंगे, ये एक वैल्यू है, तो इसे हम पैरामीटर कहते हैं। द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट्स इन अ कंट्री, ये इसकी एग्जांपल है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी नहीं कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, अगर आप 100 लोगों को इकट्ठा करें तो उनमें से हर एक का हार्ट रेट जो है वो वेरी करेगा। वेरिएबल असल में इसी लफ्ज़ से निकला है, वेरी से। वेरी मतलब वेरी करना, डिफरेंस रखना, बदलना। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। वो एक पर्सन में कुछ और हो सकती है, दूसरे में कुछ और हो सकती है। इसे भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ आया होगा। ये पार्ट 1 था। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में वेरिएबल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई ख़ास पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं, तो मैं उसको आपके लिए दोबारा कोई वीडियो बनाकर उस कंसेप्ट को, उस स्पेसिफिक पॉइंट को समझा दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी के लिए मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।